जैसा कि हमने प्रशासन के अर्थ 3 अर्थों में व्यक्त किया था, जैसा कि प्रशासन प्रशासता कहा गया है, कार्यों को करवाने की व्यवस्था प्रक्रिया है, सेवा करने वाली, अर्थ देने वाली लैटिन धातु एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्टर से बना हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, और 16वीं शताब्दी में प्रबंध के रूप में इसका अर्थ लिया गया है। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में वह कार्यों के प्रबंध और उनको पूर्ण करने की क्रिया है। इस प्रकार से प्रशासन है वह एक प्रशासन के सामने सामान्य लक्ष्य और उसका पूरा करने के लिए 2 से अधिक व्यक्ति और सामूहिक प्रयास, 3 चीज़ महत्वपूर्ण हैं जो प्रशासन को एक व्यक्त करते हैं। जैसा कि एल.डी. वाइट ने परिभाषित किया है प्रशासन को, प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देशन, नियंत्रण और समन्वयकरण की कला है। जैसा कि संगठन में 1 से अधिक व्यक्ति होंगे, सामने एक लक्ष्य या उद्देश्य होगा और उसको सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, वह प्रशासन कहलाएगा। अब हम आज चर्चा करते हैं प्रशासन संबंधी या लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन के साथ लोक शब्द जुड़ने से क्या अर्थ देता है। उससे पूर्व हमने प्रशासन के 2 दृष्टिकोण या 2 विचारधाराएं, 2 मान्यताएं देखी जा सकती हैं। एक एकीकृत है, दूसरा प्रबंधात्मक। प्रबंधात्मक जो विचार की मान्यता है उसका अर्थ है कि वह सभी क्रियाएं जिनका संचालन निश्चित क्षेत्र में नीति और नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, यानी ऐसा संचालन क्षेत्र या निश्चित क्षेत्र जिसका नीति और नीतियों के क्रियान्वयन से है, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी आते हैं, तकनीकी, लिपिक, प्रबंधक वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये सारे के सारे प्रशासन की व्यापक रूप से संज्ञा दी जा सकती है। इस विचारधारा को हम एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं, या कह सकते हैं कि इंटेग्रल व्यू। दूसरा है मैनेजमेंट, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, मैनेजियल दृष्टिकोण। यह इसका मान्यता है या इस विचारधारा के अनुसार केवल वही क्रियाएं प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं जिनका संबंध प्रबंध से होता है, यानी प्रबंधात्मक या प्रशासनिक क्रियाओं से प्रशासनिक देखरेख या नियंत्रण करने वाले पदाधिकारियों से संबंधित वो प्रबंधक वर्ग में है। इसलिए संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता हेतु एकीकृत करता है, नियंत्रित करती है, और प्रबंध का एक ऐसा वर्ग जो अन्य कार्यों को एक समन्वित प्रयास के अंगों के रूप में संयुक्त और नियंत्रित करता है। प्रशासक का यह अर्थ से स्पष्ट होता है जिसका प्रयोग प्रबंध संबंधी कार्य करने वाले के लिए किया जाता है। किसी लिपिक, चपरासी को प्रबंधात्मक नहीं किया जाता या वह प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं होता। केवल प्रबंध के रूप में जो कार्य देखते हैं उनको, या प्रशासन के मुख्य अधिकारी पदाधिकारियों के रूप में देखते हैं, उसको प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहेंगे। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य मौलिक अंतर यह है कि प्रशासन विभिन्न सामान्य लक्ष्यों के लिए किए गए कार्यों का योग है, तब चाहे चपरासी हो चाहे प्रशासन का पदाधिकारी हो। समस्त कर्मचारी प्रशासन के अंग मान लिए जाएंगे, किंतु यदि हम प्रशासन को प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से सही मान लें तो केवल उच्च और निरीक्षण प्रबंधक का कार्य करने वाले ही पदाधिकारी प्रशासन का अंग माने जाएंगे। इसका अर्थ ये होगा कि प्रबंध की तकनीकी और तरीके जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, वित्तीय नियंत्रण आदि, जो प्रत्येक सहयोगात्मक प्रयत्न का मूल आधार होते हैं।
सामान्यतया संगठन दो प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। एक वर्ग पदाधिकारियों के संबंध में प्रबंध में रहता है, दूसरा वर्ग, और ये वर्ग दूसरों से कार्य करता है। दूसरे वर्ग का संबंध क्रियान्विति से है, ये वर्ग कार्य करता है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल प्रबंध और देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं, और यदि एकीकृत विचारधारा को स्वीकार करें तो हमें इनमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन अनिवार्य अंग माना जाता है। इसलिए शायद उनमें से प्रत्येक प्रशासक भी कहना पड़ सकता है। इसलिए हेनरी फेयोल के मतानुसार प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग है, चाहे वह कर्मचारी कितना भी साधारण क्यों न हो। औद्योगिक पदसोपान में एक कर्मचारी का जितना ऊंचा स्तर होता है, उनके द्वारा प्रशासनिक कार्यों में उतना ही अधिक समय लगता है। इसलिए प्रशासन से संबंधित उक्त दोनों ही दृष्टिकोण का समर्थन विचारकों द्वारा किया जा रहा है। यदि हम एकीकृत विचारधारा मान लें तो निश्चय स्वीकार करना होगा कि प्रशासन का रूप उसकी विषय वस्तु के अनुसार बदलता है, और किंतु यदि प्रशासन को प्रबंध की कला मान लें तो उसका रूप सब स्थानों में समान रहेगा। इसलिए हेनरी फेयोल लिखते हैं कि उद्योग में या सरकार में या यहाँ तक कि घर के प्रबंध में भी प्रशासकीय क्रियाएं सार्वभौमिक रूप में एक सी होंगी। इसलिए इसके प्रतिकूल मेरियम का मानना है कि प्रशासन स्थितियों के अंतर समानताओं की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक महत्व रखते हैं। इसलिए दोनों ही दृष्टिकोण अपने तरीके से अपना महत्व रखते हैं, किंतु एक दृष्टिकोण केवल पदाधिकारी वर्ग को ही प्रशासक मानता है, दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण ये मानता है कि जो भी इस कार्य को करने में लगे हुए हैं या क्रियान्विति का कार्य करते हैं वो सारे प्रशासन के रूप में गिने जाएंगे। अब आता है कि प्रशासन जो है, प्रशासन के सामने सामान्य लक्ष्य होगा, एक उद्देश्य होगा, एक से अधिक व्यक्ति होंगे और वो सामूहिक रूप से कार्य का रूप परिणति करेंगे या सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, वह प्रशासन कहलाएगा। किंतु जब प्रशासन के साथ लोक शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ सार्वजनिकता का सूचक है, द्योतक है, कि ऐसा कार्य जो पब्लिक के लिए किया जाए, सार्वजनिक रूप से किया जाए, संपूर्ण जनता से संबंधित हो, वह लोक प्रशासन कहलाएगा। इसलिए व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण के हिसाब से परिभाषाएं इस प्रकार से व्यक्त की हैं। व्यापक दृष्टिकोण से विलोबी ने व्यापक रूप में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध है, चाहे सरकार के किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो, वे चाहे सरकार के किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। विलोबी ने संकुचित दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया है, और संकुचित दृष्टिकोण में केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाही की ओर संकेत करता है। यानी व्यापक रूप से लोक प्रशासन के कार्य का प्रतीक जो माना है वो सरकारी कार्य है, चाहे वो किसी भी शाखा, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी सरकार से संबंधित या सार्वजनिक हित से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वह लोक प्रशासन कहलाएगा। और संकुचित दृष्टिकोण में केवल प्रशासकीय शाखा से जो पदाधिकारी प्रमुख रूप से प्रशासकीय निर्णय लेते हैं, वह प्रशासकीय शाखा की प्रमुख कार्यवाही प्रशासन लोक प्रशासन कहलाएगी, जिसको हम संकुचित दृष्टिकोण। इसी प्रकार एल डी वाइट की जो परिभाषा है वो लोक प्रशासन को अक्सर से स्पष्ट करती हुई परिभाषा है। इस प्रकार से उन्होंने एल डी वाइट ने बताया कि वे सभी कृत्य या वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करना है। यानी प्रशासन का क्या स्वरूप था, एक उद्देश्य होगा, एक से अधिक व्यक्ति होंगे और सामूहिक रूप से उस कार्य की ओर क्रियान्विति की ओर लग जाएंगे, वह प्रशासन। अब लोक शब्द जुड़ने से वे सभी कार्य या वे सभी कृत्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को यानी
जनता की जो नीति है उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे, जनता से संबंधित जो कार्य होगा वो सारा का सारा लोक प्रशासन कहलाएगा। वुड्रो विल्सन की मान्यता है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। वुड्रो विल्सन का मानना है कि लोक प्रशासन विधि से संबंधित है, कानून से संबंधित है। इसलिए लोक प्रशासन, ये संकुचित दृष्टिकोण के रूप में अपनी परिभाषाएं व्यक्त की हैं कि लोक प्रशासन एक विधि या कानून से संबंधित है, तो लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया कहलाई, ये वुड्रो विल्सन का मानना है। यानी विधि को लागू करने का प्रत्येक कार्य प्रशासकीय क्रिया है। ऐसा संक्षिप्त में या अच्छे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि विधि को क्रियान्वित करना, लागू करना, उससे संबंधित प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया। लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन प्रशासन के एक विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है। लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और उसका संबंध मुख्य रूप से कार्यपालिका से है। यद्यपि उसके प्रशासकीय समस्या पर ध्यान देगा, यद्यपि वह उसके प्रशासकीय समस्या पर ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में भी आती है। लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन है, ये प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है। यानी सरकार, कार्यपालिका और कार्यपालिका का संबंध है। यद्यपि उसे प्रशासकीय समस्या पर भी ध्यान देना होगा जो चाहे व्यवस्थापिका से संबंधित हो चाहे न्यायपालिका। यानी लूथर गुलिक का मानना है कि वो सारी की सारी क्रियाएं, चाहे वो सरकार के तीनों भाग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य होंगे वह लोक प्रशासन की श्रेणी में आएगा। साइमन का मानना है, हर्बर्ट साइमन, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अधिक अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका की शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। यानी इनका मानना है लोक प्रशासन में केंद्र, राज्य और स्थानीय पंचायत राज, नगर पालिकाएँ, नगरीय निकाय, इनसे संबंधित जो भी कार्यपालिका की शाखा हैं वो सारे कार्य किए जाने वाले, निष्पादित करने वाले कार्य या संपादित करने वाले कार्य लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। यानी यह केवल कार्यपालिका से संबंधित शाखा को ही प्रशासन, लोक प्रशासन की परिधि में मानता है। यानी लोक प्रशासन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, चाहे वो पंचायत राज हो चाहे नगर निकाय हो, उनकी कार्यपालिका की शाखाओं द्वारा किया जाने वाला लोक प्रशासन। इसने व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को छोड़ा है, केवल कार्यपालिका से संबंधित, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे स्थानीय सरकारें हो, उसको लोक प्रशासन का क्षेत्र माना है। वाल्डो का मानना है मानवीय सहयोग का एक पहलू है जो उच्च कोटि की उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त है। वाल्डो का मानना है, ड्वाइट वाल्डो, मानवीय सहयोग का एक पहलू है जो उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त मानवीय सहयोग का सामूहिक प्रयास मात्र है। यानी मानवीय सहयोग का एक पहलू माना है जिस उच्च कोटि की एक विचार शक्ति से युक्त है, क्योंकि इस लोक प्रशासन में कार्य करने वाले उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और उसमें मानवीय सहयोग यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का जो सामूहिक प्रयास है वह लोक प्रशासन कहलाता है। मर्शन का मानना है कि राजनीति विज्ञान
नीति निर्माण का कार्य करता है। लोक प्रशासन नीतियों का क्रियान्वयन करता है। इसलिए नीतियों के क्रियान्वयन करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है वह लोक प्रशासन। राजनीति विज्ञान जिस नीति निर्माण का कार्य करता है, और लोक प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक खोज करता है वह लोक प्रशासन। परिभाषाओं के विश्लेषण से बात सामने आती है कि विषय वस्तु तकनीकी ज्ञान का सम्मिश्रण। ग्लेडन का मानना है लोक प्रशासन बहुरूपी है, इसको परिभाषित करना कठिन है। अतः शासन के सार रूप में किए जाने वाले व्यक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। लोक प्रशासन नीति निर्माण और कार्यान्वयन के रूप में हम देख सकते हैं। इसलिए 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन तंत्र या प्रशासन तंत्र प्रशासन तंत्र या सरकारी मशीनरी। दूसरा है कार्मिक कर्मचारी। तीसरा है वित्त। चौथा है साधन सामग्री। 5वां है प्रबंधात्मक तकनीक। इस प्रकार से ये जो लोक प्रशासन की जो नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित जो बातें हैं, एक प्रशासन तंत्र होगा, सरकारी मशीनरी होगी। दूसरा कार्मिक यानी कर्मचारी HR होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे। फाइनेंस जब तक नहीं होगा तो कार्य कहाँ बढ़ पाएगा, तो वित्त आवश्यक है। और साधन सामग्री, उस कार्य को करने के लिए साधन सामग्री चाहिए। और प्रबंधात्मक तकनीक यानी वैज्ञानिक प्रबंध वस्तुतः लोक प्रशासन की नीति विज्ञान है। प्रबंधात्मक तकनीक जिसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा था, वस्तुतः लोक प्रशासन नीति विज्ञान है, जैसे कि आज लोक प्रशासन को नीति विज्ञान भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये लोक प्रशासन तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति होंगे, सामने उद्देश्य होगा और सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाएगा वह लोक प्रशासन है। और लोक शब्द जुड़ने से सार्वजनिकता का द्योतक है, संपूर्ण जनता से संबंधित है। इसलिए वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को क्रियान्वित करने से है वह लोक प्रशासन कहलाएगा। ये लोक प्रशासन की परिभाषा है। यानी वो सभी कार्य, जैसा कि संगठन में 3 बातें होती हैं, उद्देश्य, HR, एक से अधिक व्यक्ति और सामूहिक कार्य। और वो किसके लिए? लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए। यानी लोक हित में जो कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे लोक प्रशासन कहलाएंगे। इसलिए लोक प्रशासन का व्यापक रूप से अर्थ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, या लोक प्रशासन के अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।